गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन क्या है। इसका सवाल एग्जाम में कई बार आता है। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी इसमें शामिल होती है। समझ आ गया क्या? वापस बताता हूँ। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य देश की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्यों के योग से होता है, जिसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी इसमें शामिल होती है। जैसे एक व्यक्ति है, इंडिया का है, जापान रहता है और वह 6 महीने वहां पर जॉब करके इंडिया आया है, तो उसने कमाई की विदेशों से आय प्राप्त होगी, वो राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल होगी। प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि किसी देश की श्रम और पूंजी उस देश के प्राकृतिक संसाधनों के साथ मिलकर प्रतिवर्ष कुछ भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, जिसमें सेवा भी शामिल होती है। इसी के बाजार मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी इसमें शामिल होती है। प्रोफेसर पिगू कहते हैं कि राष्ट्रीय आय किसी समुदाय के आय का वह हिस्सा होता है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय सम्मिलित रहती है और जिसे मुद्रा के रूप में लाया जाता है। ये मैंने आपको कुछ इसमें परिभाषा बताई। एक प्रोफेसर है, साइमन कुजनेट्स ने बताया है कि राष्ट्रीय आय का तात्पर्य किसी एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य से होता है, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय शुद्ध आय भी इसमें शामिल की जाती है। ये कुछ इसमें मैं आपको पॉइंट बताए। अब है इसके अंदर राष्ट्रीय आय के अध्ययन के कारण क्या है, अपन राष्ट्रीय आय की गणना क्यों करते हैं, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न आता है। कि देश की आर्थिक विकास की गति की माप के लिए राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि का विश्लेषण किया जाता है। क्या? पहला पॉइंट है, अति महत्वपूर्ण है, देश की आर्थिक विकास की गति की माप के लिए राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि का विश्लेषण इसमें किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, दो या दो से अधिक देशों के बीच आर्थिक विकास की गति की तुलना करने के लिए राष्ट्रीय आय का विश्लेषण अनिवार्य होता है। राष्ट्रीय आय विश्लेषण के माध्यम से क्षेत्रीय विकास की समीक्षा की जा सकती है और ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सा क्षेत्र अधिक विकसित है और कौन सा कम विकसित है। राष्ट्रीय आय के विश्लेषण द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के योगदान का भी विश्लेषण किया जाता है। किसी देश की समष्टि भावी आर्थिक नीति का निर्धारण राष्ट्रीय आय विश्लेषण के द्वारा ही संभव होता है। तो मैंने आपको कुछ इसमें पॉइंट बताए। अब इसमें बात आती है कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी। किसी देश में एक वित्तीय वर्ष के भीतर उस देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, जिसमें विदेशों से मिलने वाली शुद्ध आय भी शामिल होती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। इसके अंदर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। इसके अंदर है जीएनपी, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसके अंदर कौन कौन से क्या शामिल उसमें होगा? सी प्लस आई प्लस जी प्लस, हाँ, तो क्या इसमें करेंगे? एक्स माइनस एम। सी का मतलब क्या होता है? सरकारी व्यय। आई का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। सॉरी, सी का मतलब उपभोक्ता वस्तु और सेवा का मूल्य, ठीक है, उपभोक्ता द्वारा वस्तु और सेवा का मूल्य। जी का मतलब होता है सरकारी व्यय। आई का मतलब होता है घरेलू निवेश। और एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, शुद्ध विदेशी आय के निर्यात और आयातों के बीच में अंतर का इसमें मूल्य इसमें आ जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, इसकी गणना के लिए एक अपने पास छोटा सा फॉर्मूला है, वो अपन बात करेंगे। एनएनपी बराबर एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, ठीक है ना। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, इसके अंतर्गत किसी देश की सीमा के भीतर एक वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं की बाजार मूल्य या मौद्रिक मूल्य को उसमें शामिल किया जाता है। जीडीपी बराबर जीएनपी माइनस से विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय।
इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट है शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटा देते हैं तो एनडीपी प्राप्त होता है। एक होता है निजी आय, व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। निजी आय के अंतर्गत किसी व्यक्ति को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली समस्त आय को सम्मिलित किया जाता है। व्यक्तिगत आय को ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में से निगम करों और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के लिए किए गए भुगतानों को घटाते हैं और सरकारी हस्तांतरण भुगतानों, व्यापारिक हस्तांतरण भुगतानों तथा सरकार से प्राप्त शुद्ध ब्याज को जोड़ देते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। फिर है व्यय योग्य आय। व्यय योग्य आय, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। करों का भुगतान करने के बाद शेष बची हुई आय व्यय योग्य आय कहलाती है और इसे वाई डी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वाई और डी, ठीक है ना। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वाई डी बराबर क्या होता है, पीआई माइनस प्रत्यक्ष कर, पीआई माइनस प्रत्यक्ष कर, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय किसी देश किसी वर्ष प्रति व्यक्ति आय किसी वर्ष देश की औसत आय होती है। इसकी गणना के लिए देश की राष्ट्रीय आय में उस वर्ष की जनसंख्या से भाग देते हैं। प्रति व्यक्ति आय किसी निश्चित वर्ष से संबंधित होती है। साधन लागत और बाजार कीमत पर जीडीपी की गणना पर किस प्रकार करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। किसी वस्तु के समस्त उत्पादन के विभिन्न साधनों द्वारा किए गए मूल्यवर्धक के योग का साधन लागत कहते हैं। अर्थात वस्तु को उत्पादित करने की वास्तविक लागत साधन लागत कहलाती है, परंतु साधन लागतों में कर को जोड़ ले और अनुदान को घटा दे तो बाजार कीमत प्राप्त होती है। इसके अंदर ये है। इसके अंदर कुछ बताया है, एक तो है मार्केट प्राइस, एक है फैक्ट्री प्राइस, दोनों उसमें अलग अलग है। जीडीपी मार्केट प्राइस, तो जीडीपी के अंदर है करारोपण माइनस अनुदान, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अनुदान राष्ट्रीय आय की अपन अपन इसकी कौन कौन सी विधि है, इसमें बताए हैं, इसमें 3 विधि का प्रयोग है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए व्यय विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल उत्पाद और आय विधि का प्रयोग किया जाता है। तो उसके अंदर उत्पादन विधि के अंदर पहला पॉइंट है प्राथमिक चक्र, द्वितीय चक्र और तृतीय चक्र, इसके 3 पॉइंट इसके अंदर बताए। आय विधि के अंदर मजदूरी वेतन, लगान, किराया, ब्याज और लाभ। आय में कौन कौन सा है, मजदूरी, वेतन, लगान, किराया, ब्याज और लाभ, इसके अंदर ये बताया गया। व्यय विधि के अंदर उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय, आयातों पर किया गया व्यय, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। अब इसकी गणना के अंदर क्या किस प्रकार करते हैं वो उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। गणना करने के लिए जीएनपी बराबर जीएनआई बराबर जीएनई, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय एक वर्ष के भीतर विभिन्न क्षेत्र जैसे प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में उत्पादित समस्त वस्तुओं के बाजार मूल्य की गणना करते हैं और इसे उत्पाद विधि कहते हैं। यहाँ प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन को शामिल किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण और विनिर्माण में बिजली, गैस, जलापूर्ति को शामिल किया जाता है, जबकि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन, संचार, ठीक है, सेवा इत्यादि क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। आय विधि, यह विधि जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय गणना ये करते समय किसी दिए हुए गत वर्ष में मजदूरी एवं वेतन, लगान एवं किराया, ब्याज, लाभांश, लाभ, रॉयल्टी के समग्र योग को ज्ञात कर लिया जाता है, जिसमें समग्र योग आय को सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। व्यय विधि, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय तथा विदेशी व्यापार पर किए जाने वाले व्यय के योग को ज्ञात किया जाता है। इसे सकल राष्ट्रीय व्यय कहते हैं, जीएनई।
ठीक है ना। ये कुछ मैंने आपको कुछ पॉइंट्स में बताए हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि राष्ट्रीय आय की गणना करने में कठिनाई क्या आती है। पहला पॉइंट इसके अंदर राष्ट्रीय आय की गणना करने में कठिनाई जो आती है, समस्या आती है, उसके अंदर पहला पॉइंट है राष्ट्रीय आय विश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण समस्या दोहरी गणना की होती है, जो अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच भेद न कर पाने से उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय आय विश्लेषण में अवैध आय को या काली कमाई को शामिल नहीं किया जाता है, जो किसी देश में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, ब्लैक मनी, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है देश की सीमाएं। किसी देश की सीमा के अंतर्गत केवल देश की भौगोलिक सीमा ही नहीं आती, घरेलू या आर्थिक सीमा में भौगोलिक क्षेत्र में के साथ साथ मुख्य रूप से 3 क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। पहला है अन्य देशों में स्थित दूतावास, मिलिट्री बेस, प्रोविजन कार्यालय इसके अंदर इसके आते हैं। दूसरा है वायुमंडल, सीमा के अंतर्गत जल क्षेत्र में जहां खनिज निकालने, मछली पकड़ने का अधिकार देश के पास है। तीसरा है मुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उद्योग आर्थिक सीमा के अंतर्गत आते हैं, जैसे मुक्त व्यापार क्षेत्र। ये इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय नागरिक के अंतर्गत देश में रहने वाले नागरिकों के अतिरिक्त कुछ अन्य लोगों को भी शामिल किया जाता है, जो उसके अंदर शामिल है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कर्मचारी जो विदेशी क्षेत्र में कार्यरत है। ठीक है, ऐसे लोग जो पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विदेश में रह रहे हैं, परंतु इनकी अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होती है, या अपन ये कह सकते हैं 1 वर्ष से कम की होती है। तीसरा पॉइंट है किसी जहाज, वायुयान इत्यादि में कार्यरत कर्मचारी जो देश की सीमा से बाहर हो, वे भी देश के निवासी कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, ऐसे कर्मचारी या श्रमिक जो कुछ वर्षों के लिए अन्य देशों में जाते हैं और बाद में अपने घर वापस लौट आते हैं, देश के निवासी कहे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले श्रमिक जो दोनों देशों में आवागमन करते रहते हैं, उन्हें भी देश के निवासियों में शामिल किया जाता है। ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है भारत में राष्ट्रीय आय। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम 1868 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, और इनके अनुसार तत्कालीन भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। कब लगाया था? पहला 1868 में। किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। उसमें प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपए वार्षिक थी। 1868 में 20 रुपए बहुत बड़ी बात, ठीक है ना। लोगों के पास 20 रुपए होते भी नहीं थे। आज 1 लीटर दूध भी नहीं आता। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अनुमान प्रोफेसर बी आर राव द्वारा किया था 1925 ईस्वी में, और 25 में किया था, 1931 में किया, ठीक है ना। इन दो जनों ने इसमें किया था। वर्ष 1899 में विलियम डिगबोई, 1911 और 1922 में फिंडले सिराज ने, जबकि 1921 में साहा और खम्बाटा ने भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ये सभी विश्लेषक स्वतंत्रता से पूर्व थे। आजादी के बाद 1950 में पीसी महलनोबिस ने अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रति 10 वर्ष सर्वेक्षण किया और स्थापना की, जिसे एनएसओ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। महान नोबेल भी उसको ना मानते हैं। वर्ष 1949 में एक राष्ट्रीय आय नीति का गठन किया गया था, जिसमें अध्यक्ष पीसी महलनोबिस थे, जबकि बीके आर बी राव और गॉडगिल के सदस्य थे। इस समिति ने 1951 से 1954 तक भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया, और इसके बाद केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। वर्तमान समय में संस्थाएं राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन का एक मंत्रालय विभाग है, जो इसके अंदर काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय आय का विश्लेषण पद किस प्रकार करते हैं। कुछ इसके अंदर आंकड़े हैं।
दो हजार 14-15 की आर्थिक समीक्षा में कई परिवर्तन किए गए, जिसमें मुख्य कुछ बिंदु थे। पहला है राष्ट्रीय आय विश्लेषण के आधार पर 2004 और 2005 के स्थान पर 2011-12 कर दिया है। इसी के अनुरूप नवीन संशोधित आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया। विभिन्न क्षेत्रों के मूल्यांकन के लिए सकल मूल्यवर्धन का निर्धारण किया गया। आधारभूत कीमतों के आधार पर किया गया, न कि साधन कीमत के आधार पर। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ आपको पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूँ। 2004-5 आधार वर्ष के अनुसार 2011-12 से लेकर 2013-14 के बीच की राष्ट्रीय आय में कृषि और संबंधित वस्तुओं का योगदान 17.9% था, जबकि उद्योगों का योगदान 26% था। सेवा क्षेत्र का योगदान 56.1% इसके अंदर था। यदि आधार वर्ष को 2011-12 मान लें तो राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 18.7% था और उद्योगों का था 21.7%। सेवा क्षेत्र का 49.6% माना जा सकता है। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। विभिन्न योजना काल के दौरान यदि आर्थिक विकास की दर तुलना करें तो पहली पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास की दर 4.2% थी, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना से कम होकर 2.6% और चौथी पंचवर्षीय योजना 3.2% रहेगी। इसी न्यूनतम विकास दर को हिंदू विकास दर या हिंदू ग्रोथ रेट भी कहते हैं। पांचवी योजना में वृद्धि दर 4.9% थी। छठी योजना में 5.4% थी। ठीक है ना, ये इसके अंदर कुछ पॉइंट है। इसके साथ में आठवीं पंचवर्षीय योजना की दर 6.7%, नौवीं में पंचवर्षीय योजना में 5.5%, 10वीं पंचवर्षीय योजना में 7.5% और 11वीं पंचवर्षीय योजना में 7.8% विकास की दर मानी गई है। ये सभी आंकड़े भारत की राष्ट्रीय आय का विश्लेषण विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर किया जाए तो भारत में राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2010-11 में 21%, 2011-12 में 20% और 2012-13 में 19.9% पाया गया है। भारत की राष्ट्रीय आय में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 2011 में 24.3% था, जबकि 2011-12 में 24.6% था। वर्ष 2012-13 में 23.8% हो गया। राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 2010-11 में 54.6%, 2011 में 11-12 में 54.9% और 12-13 में 56.3% हो गया। सभी आंकड़े 2004-5 के आधार वर्ष के आधार पर लिए गए हैं। ये कुछ इसमें आंकड़े मैंने आपको बताए। हाँ, तो ये आपको आज टॉपिक था राष्ट्रीय आय के बारे में। तो आपको इसको याद करना है और शेयर करना है, लाइक करना है और उसमें शेयर तो मुझे इसको बताना। थैंक यू।